हेलो बच्चों, आईआईटी जे मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। ठीक है, रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपना डे 55 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 55। ठीक है, तो आज हम क्या प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिंगल करेक्ट हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल करेक्ट में बात करें तो एक दो तीन तीन मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं और बाकी के पांच हमारे पास कैसी हैं, इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर वन, इन ए एचपी, मतलब कोई एक एचपी हमारे पास दे रखा है, उसका हमें पीएच टर्म पता है, पीएच टर्म मालूम है और साथ में हमें क्यूएच टर्म मालूम है। पी और क्यू आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट होंगे ना, इसके बारे में आपसे बात करती हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या करना चाहिए, P एंड Q आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ठीक है, हमारे पास में एक ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसके रूट क्या हो, P और Q हो। मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट आप लिखेंगे, P प्लस क्यू यहाँ से आएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। ये एक्चुअली हमारा आंसर है देखा है तो, बट मुझे आंसर किसमें चाहिए, P प्लस क्यू और P इंटू क्यू के फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो मुझे करना क्या होगा, एक तो टी पी प्लस क्यू ए टर्म फाइंड आउट करना, टी पी क्यू टर्म फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक सो ये पी प्लस क्यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी प्लस क्यू आ रहा होगा ना। तो पी प्लस क्यू एच टर्म है वो पी प्लस क्यू के फॉर्म में आ रहा होगा, पी क्यू एच जो टर्म है वो पी क्यू के फॉर्म में आ रहा होगा ना। तो वही समझना है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन एच पी, तो करस्पॉन्ड हमारे पास में क्या दे रखा है, पी एच टर्म Q इंटू पी प्लस क्यू दे रखा है, और क्यू एच टर्म हमारे पास कितना दे रखा है, P इंटू पी प्लस क्यू दे रखा है, यही है ना। अच्छा, करस्पॉन्डिंग अगर हम एपी की बात करें तो एपी का हमारे पास में क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एपी का है ना, एपी का पीएच टर्म अगर हम लिखें तो वो कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ क्यू इंटू पी प्लस क्यू आएगा। और करस्पॉन्डिंग अगर एपी की हम बात करें और इसका हम क्यूएच टर्म लिखें तो क्यूएच टर्म कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ पी इंटू पी प्लस क्यू, यही आएगा ना। अब एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं ना, स्मॉल ए स्मॉल डी भी चलने देते हैं। तो ए इंटू पी माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा पी टर्म। क्यू टर्म अगर आप लिखोगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, कुछ ऐसे आ गया। अब क्या, दो अननोन है हमारे पास, ए और डी, दो अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है ना, फिर बाद में मुझे टी प्लस क्यू टर्म निकालना होगा ना। ओके, आप लोग बात समझ गए ना। अब देखो, एक काम करते हैं, ए और डी मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक काम करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से वन अपॉन ऑफ पी प्लस क्यू तो बाहर आ जाएगा ना, इसको तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा वन अपॉन क्यू माइनस का वन अपॉन पी, यहाँ से बचा। इसको जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी से माइनस टी भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा पी डी यहाँ से और क्यू डी है ना। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पी माइनस क्यू इंटू डी, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो पी माइनस क्यू है ना। ठीक है, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा तो डी बराबर एक्चुअली कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ पी इंटू क्यू इंटू में कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा, ये आएगा ना डी। अच्छा, डी की वैल्यू को हम कहीं भी एक जगह जाके पुट कर देंगे तो वहां से हम करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है ना, मैंने यहाँ पुट किया ना। अब इस बात को आप यहाँ समझिए, वन अपॉन ऑफ पी इंटू पी प्लस क्यू, तो ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, ए का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस पी माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन अपॉन करके, तो ये आ गया पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो यहाँ से आया ना। ए कैलकुलेट अगर हम करें तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो ए का वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन ऑफ पी इंटू पी प्लस क्यू माइनस ऑफ पी माइनस वन इंटू में पी क्यू अपॉन में कितना है, पी प्लस क्यू आया। चलो क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि सेम बेस बन जाए ना। ओके, पी इंटू क्यू, तो पी प्लस क्यू तो यहाँ से लिखा हुआ, क्यू की कमी थी ना हमारे पास में, क्यू यहाँ दे दिया डी, पी माइनस वन है ना। तो ये क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो पी क्यू, पी माइनस क्यू यहाँ से बचेगा, क्यू को बाहर निकाल दिया। ठीक बात है, तो क्यू माइनस पी प्लस का पी आ रहा है ना। एक सेकेंड, हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ गलती कर रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ, क्यू लिखा हुआ है, सॉरी है ना, क्यू यहाँ पर था, क्यू यहाँ पर है, तो अब मैं पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ना। एक सेकेंड, यहाँ से टर्म्स को लिख देते हैं, यहाँ क्यू है,
ओके, यहाँ Q है और यहाँ पर ऐसे, तो एक काम करते हैं P से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। P से P कैंसिल हो गया, फाइनली देखो इसका वैल्यू कितना है, 1 अपॉन ऑफ पी क्यू। P से P कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन या पी क्यू, और यहाँ आ जाएगा P प्लस क्यू आ जाएगा। अच्छा, A का वैल्यू तो ये आ गया, D का वैल्यू ये है, A और D दोनों की वैल्यू सेम सेम आ रही है ना, ठीक है ना। अब आपका टास्क क्या है, P प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना। हम एक काम करते हैं, AP का P प्लस क्यू टर्म निकालते हैं। एपी का पी प्लस क्यू टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है पी क्यू और पी प्लस क्यू। इनटू में फिर हम क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, यही आया सेम है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया पी क्यू और यहाँ से आ जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक है। तो बेस तो सेम है, ऊपर वाले पार्ट को जब ऐड कराएंगे तो 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, तो 1 तो कैंसिल हो गया, ऊपर पी प्लस क्यू बचा और यहाँ से नीचे आ जाएगा पी क्यू और यहाँ पी प्लस क्यू आया, मतलब पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, पी प्लस क्यू से ये आ गया 1 अपॉन ऑफ पी क्यू आया। मतलब अगर एच पी की अगर बात करें तो पी प्लस क्यू एच टर्म कितना आ रहा होगा, पी क्यू आया एच पी का। सिमिलरली में ए पी का पी क्यू टर्म और निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो ये आ गया पी क्यू और पी प्लस क्यू प्लस साइन, कॉमन डिफरेंस ना, पी क्यू एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन पी क्यू और पी प्लस क्यू, ठीक है। तो 1 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी क्यू और नीचे आ जाएगा पी क्यू, अपॉन में आ जाएगा पी प्लस क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ए एच पी का अगर पी क्यू एस टर्म अगर लिखें तो वो कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा, ये आया है ना आंसर्स। अब आपको देखो करना क्या है, अब आपको जब लिखना रहेगा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो P प्लस क्यू का जो वैल्यू है, P प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, टी पी क्यू आया, तो ये तो हमने यहाँ लिख दिया है टी पी क्यू, और P प्लस क्यू का वैल्यू तो टी पी क्यू लिखा, पी क्यू का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, टी प्लस टी ऑफ P प्लस क्यू। बहुत ही बारीक से हो गया ना। अब देखो आंसर्स में समझे तो पी प्लस क्यू नहीं चाहिए, पी प्लस क्यू वाला नहीं चाहिए, पी क्यू है ना, इनमें से एक आएगा ना, तो ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर आया। क्लियर बच्चों, तो एपीजीपी एचपी के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम बना के यहाँ पे डाला हुआ है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना था, कैलकुलेशंस फटाफट फटाफट सॉल्व करना था इसको ना, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना है, बी आया है ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब। ना अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ दिस हमसे पूछा हुआ है, यहाँ क्या दे रहे हैं, समेशन दे रखा है, m 0 से लेकर 1214 जा रहा है, n 0 से जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात है, खास बात कि यहाँ m दे रखा है और यहाँ एम सी एन, मतलब अगर n 0 से लेकर अगर m तक जाएगा, n का वैल्यू आपने m का वैल्यू 0 लिया तो उसे करस्पॉन्डिंग n 0 से लेकर m तक जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम बात को अगर लिखें, इसका मीनिंग अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या इसका मीनिंग आएगा, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू 2014, तो हमने यहां से लिखा, ठीक है। अब देखो इसको सिंबल को अगर हम जाएं 2014, तो यहाँ पे देखो n वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ m वेरी कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, n पर चाहिए, तो हम चाहें तो इसको जैसे बाहर निकाल सकते हैं 2014 cm, इस वाले समेशन से बाहर निकाल दिए, सिग्मा से बाहर निकाल दिए ना। n कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेके m तक, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mc0 mc1 mc2 mc3 डॉट डॉट, और ये कितना आ जाएगा, mcm तक आ जाएगा, यहाँ तक आया है। अच्छा, इस वाले पार्ट का अगर आप समेशन देखेंगे तो m इक्वल टू 0 से लेकर 2014 तो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ 2014 cm लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को अगर देखें तो 2 पावर m बन जाएगा। इस सीरीज का सम तो हमें याद है, 0 से स्टार्ट हो रहा, फुल तक जा रहा है m तक ना, जो ऊपर है ना ना। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, m यहाँ लिखा हुआ, m यहाँ लिखा हुआ, अगेन ये 0 से स्टार्ट हो रहा, फुल तक जा रहा है, तो इस सीरीज का एक्सपेंशन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 2, एन सी आर इंटू एक्स पावर आर है ना, और पावर में कितना आ जाएगा 2014 आ जाएगा ना, ये आ गया, ये एक्चुअली आंसर आया, तो कितना है 3 पावर में आ जाएगा 2014। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम और बहुत ही आसान प्रॉब्लम, बस क्या है कि थोड़ा सा एक्यूरेटली आपको ध्यान देना था ना। क्या आंसर आएगा इसका, सेकंड का सी ऑप्शन आ जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड का क्या दे रखा है, सी, सेकंड का सी बिल्कुल सही ना। ना आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया और आसान प्रॉब्लम है ना, अच्छी प्रॉब्लम्स है। क्या दे रखा है हमारे पास में कि दो इलिप्स हैं, इफ टू कॉन्सेंट्रिक इलिप्स, मतलब दोनों के सेंटर कैसे सेम है, आर सच दैट कि फोकई ऑफ ईच
वन आर ऑन द अदर, ठीक, एंड देयर मेजर एक्सिस आर इक्वल, और उनके मेजर एक्सिस का लेंथ कैसा इक्वल दे रखा है, एंड लेट ई एंड ई डैश बी द देयर एसेंट्रिसिटी, उनकी एसेंट्रिसिटी गिवन है। तो देखो पहली बात तो हमारे पास में क्या दे रखा है, दो कॉन्सेंट्रिक एलिप्स है, एक एलिप्स तो हमारे पास में ये बनाया, ठीक है, और दूसरा एलिप्स हमने कुछ ऐसे ले लिया, ये दूसरा एलिप्स है। मान लेते हैं इसका जो मेजर एक्सिस है, इसका लेंथ हमारे पास में 2a आ गया, तो सेंटर से a मान लेते हैं ना। ऐसे इसका जो मेजर एक्सिस का लेंथ आएगा वो कैसा आएगा, बराबर आएगा, पहली बात। तो उसने ये गिवन है, मतलब अगर ये लेंथ ए बी है और ये लेंथ अगर सी डी है, तो पहले तो उसने क्या दे रखा है, ए बी बराबर सी डी दे रखा है। अगर इसको हमने ए मान लिया तो ये ए डैश, तो मतलब अगर 2a अगर ये लेंथ है तो ये 2a डैश है, तो मतलब a बराबर a डैश दे रखा है ना। पहली बात तो मैं ये मालूम है। दूसरी बात और क्या दे रखा है, दोनों के फोकस एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मान लो इसका जो फोकस है, ये फोकस आ रहा है इस एलिप्स पर आया, ये एस ले लेते हैं और ये एस डैश ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो फोकस है, मान लो कि ये S1 ले लिया आपने और ये S1 डैश ले लिया, ठीक। अब देखो पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, ये जो लेंथ है फोकस है, तो भाई ये लेंथ को आधा आधा करेगा, सेंटर है, ये भी लेंथ को बाइसेक्ट करेगा, ये लेंथ बराबर बराबर जाएगा ना। तो अब देखो अगर ये लेंथ अगर बराबर बराबर कट हो रही है, मतलब डायगोनल से अगर हम बात करें, इनको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, डायग्राम को भी बहुत ध्यान से समझना ना। जैसे अभी हमने बाइसेक्ट किया, मतलब इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, एस वन डैश एस डैश और S1 डैश, इनको जैसे मैंने ज्वाइन किया, तो देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो भैया वो डायगोनल अपने आप में क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। समझ गए बात को, पैरेललोग्राम, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो और इस कंसेप्ट के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग फोकी ऑफ टू इलिप्स इज ए पैरेललोग्राम। मतलब पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से टिक किया जा सकता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखो दूसरे वाले पार्ट की समझते हैं कि इफ थीटा, इफ एंगल थीटा बिटवीन देयर एक्सिस है ना इज गिवन बाई, तो मान लो इनके एक्सिस के बीच का एंगल अगर ये थीटा है, थोड़ा कलर चेंज करते हुए लिखते हैं, ये अगर एंगल थीटा है, इसके बारे में अगर बात की जाए, तो अब देखो थीटा, तो क्या हमें थीटा निकालना है ना। अब देखो पॉइंट को ऐसे समझिए आप, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स जैसे लिखा हुआ है, इसकी इक्वेशन में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानते हुए लिखा है। इक्वेशन लिख रहे हैं तो फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आएगा ही आएगा, किसी न किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में लिखेंगे ना। अब ये एंगल से थीटा है ना, तो अब हमें इतना मालूम है कि इस पॉइंट के S1 के अगर मैं कोऑर्डिनेट ले लूंगा ना, पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिए मैंने, r cos थीटा r sin थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। r cos थीटा r sin थीटा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस एलिप्स पे लाई करेंगे, तो भैया हम क्या बोल सकते हैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर, तो हमने यहां से लिखा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 1 आया, ठीक है। नाउ बी स्क्वायर को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। मान लेते हैं इसका एसेंट्रिसिटी हमने ई मान रखा है, तो ना इसका एसेंट्रिसिटी ई है, तो ये आया। एक बात तो देखो ये मालूम चली है ना, बड़े ध्यान से समझना ना। अच्छा अब देखो एक और पॉइंट को बड़े ही अच्छे ढंग से समझना कि भाई हमें इसका मेजर एक्सिस का लेंथ कितना आ रहा है, ए डैश आ रहा है, ए डैश है ना, माइनस सेमी मेजर एक्सिस बोल देते हैं, ए डैश है ना, सेंटर से डैश। तो अब फोकस जो आएगा ना, इसका एसेंट्रिसिटी कितना मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं इसका। अब अपने ई डैश एसेंट्रिसिटी माना, तो भैया ये सेंटर से इस फोकस का जो डिस्टेंस आएगा CS1, तो ये भैया ये कितना आ जाएगा, ए डैश ई डैश के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और ए डैश कितना आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, तो ए ई डैश आ जाएगा, और ए ई डैश किसके बराबर है, आर के बराबर आया, ये लेंथ तो आर है, आर cos थीटा आर sin थीटा जब लिखे आपने कोऑर्डिनेट तो, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया, और यहाँ जैसे हमने इतना लिख दिया, सॉरी, उसके बाद तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हम सारे पैरामीटर्स लिख पाए, इसका अगर मैं वैल्यू लिखूंगा आर का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ई डैश स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हमने यहाँ लिखा, ठीक है, अपॉन में यहाँ से कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, प्लस साइन ऑफ आर स्क्वायर का अगर वैल्यू लिखे हम, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ई डैश स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ cos ही आंसर चाहिए ना। बी स्क्वायर का वैल्यू मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ, सॉरी ये गलत लिख दिया, 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर है ना,
1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना 1। ये आंसर है ना। अब देखो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस cos थीटा के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब नाउ सॉल्व करते हैं, कलर का थोड़ा चेंज करते हुए लिखते हैं ना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी आ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा की टर्म को मैं एक साथ लिखता हूँ। cos स्क्वायर थीटा अंदर ब्रैकेट में यहाँ से कितना ई डैश स्क्वायर आया, यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की टर्म अगर लिखें तो यहाँ से देखो माइनस का ई डैश स्क्वायर है, कुछ ऐसे बन रखेंगे, माइनस का ई डैश स्क्वायर अपॉन में कितना आया 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर आया, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ई डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर आ गया ना। नाउ उसके बाद अगर बात को आप समझिए तो 1 माइनस ऑफ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ई डैश स्क्वायर अपॉन में कितना लिखेंगे 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट हमने लिखे ना। अब देखो बात को आप समझिए, cos स्क्वायर थीटा अगर अब मैं लिखना है तो यहां से देखो एलसीएम ले लेते हैं एक बार, है ना। एलसीएम लेंगे तो यहां से देखो ई डैश स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ ई स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर बनेगा, माइनस ऑफ ई डैश स्क्वायर कुछ ऐसा है, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई है। मैं यहाँ से अगर लिखें तो 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, यहाँ से है माइनस ऑफ ई डैश स्क्वायर आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर आया ना, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ई डैश स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो cos स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू लिखा जाए तो यहाँ से कितना है माइनस ऑफ ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर आ रहा है, तो उसको यहाँ डिवाइड लगा देते हैं ना, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो देखो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ऑफ ई स्क्वायर, एक जगह बचेगा 1 अपॉन ऑफ ई डैश स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन आएगा तो यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर। ये आंसर आया cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा ये आया, तो cos थीटा अगर आप जब लिखोगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा हमारे पास में, और थीटा बराबर ही लिख देते हैं, अंडर रूट करके आया cos थीटा, तो और थीटा लिखेंगे तो cos इनवर्स करके आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ ई स्क्वायर 1 अपॉन ऑफ ई डैश स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ ई स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर, कुछ ये आंसर आएगा ना। तो cos भी हटा दिया, थीटा का वैल्यू ये आएगा, तो कितना आ रहा है 1 अपॉन ई स्क्वायर आ गया प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर आया माइनस ऑफ ये आ जाएगा ना। तो ऑप्शन बी भी अपना कैसा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना, समझ गए। और देखो इस तरह से सॉल्व करना चाहिए ना, ये ज्यादा आसान रहता है। अच्छा, आगे पूछा है कि अगर मान लो कि ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, देन द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द टू इलिप्स इज 90 डिग्री। मान लो अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो cos थीटा 90 आ गया, तो ओके cos 90 तो ये जीरो हो गया, मतलब ये पूरा सही जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया तो मतलब पूरा पार्ट ही जीरो कर दो ना, तो इस वाले पार्ट को भी इधर ले गए, तो यहाँ से हमारे पास में कितना जाएगा, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बस इतना सा हिस्सा बचा, मतलब 1 इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो क्या दे रखा है हमारे पास में, अगर थीटा इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इक्वल टू एंगल बिटवीन द एक्सिस इज 90 ना, ये सही है ना। ठीक है, तो थर्ड का मतलब थर्ड जो है ऑप्शन सी भी इसका सही आएगा ना। क्लियर बच्चों, ये वाला तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर ये एंगल तो ये वाली कंडीशन आ गई तो ये वाली कंडीशन तो आएगी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। थर्ड का अगर बात की जाए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही एकदम ना। मूव करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना। अब देखो अगला प्रॉब्लम, ये भी बहुत ही आसान और बढ़िया प्रॉब्लम है ना। कंसिडर दिस इक्वेशन, ऐसा आईआईटी पे कई बार प्रॉब्लम आ चुका है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग अगर लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों का सम अगर π/2 आ रहा है तो तभी पॉसिबल होगा जब k इज इक्वल टू कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 17/2, ये होना चाहिए ना। अब दूसरी बात कि जो k है वो कैसा आना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, k इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कैसा आएगा, -1 और 1 के बीच में ही आएगा ना। ठीक है, उसने पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k निकालो फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इच 1। अब देखो क्या है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट, मतलब k पे क्या क्या कंडीशंस लगाए कि इसके रूट हम निकालें, और k हमें कंफर्म है कि -1 से +1 के बीच में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का तो डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये बहुत आसान बात है। इसको पहले मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2x माइनस 6 बराबर 0 आया, तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x का वैल्यू 3 आया, तो मतलब इसका जो वर्टेक्स आएगा x इज इक्वल टू 3 पर आएगा।
ठीक है। x इजिकल टू अगर 3 यहाँ पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3 पुट कराएंगे तो 9, 3 अगर पुट किया तो 9 यहाँ से बनेगा, 3 पुट किया तो 18 यहाँ से बनेगा, प्लस है कितना है 17/2 यहाँ से आ गया ना। ठीक है, 18 और 19 तो -9, तो चलो यहाँ से लिख देते हैं -18, तो कितना आ जाएगा -1/2 आया। मतलब यहाँ पर कहीं पी पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा -1/2 ना। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ चला जाएगा। इधर देखें तो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब कुछ ऐसे जाएगा 17/2 ना। एक्स को स्टेप जीरो पुट कराएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 17/2 आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आई ना। तो थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाता हूँ मैं, रियलिस्टिक टाइप से ना, कि ये तो ऐसे कुछ रहा और ये कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया। अब देखो के का जो वैल्यू है वो कहां से जा सकता है, y इक्वल टू 1 तक ही जा सकता है। ये y इक्वल टू 1 की लाइन हमने ड्रॉ कराई, और ये एक हमारे पास y इक्वल टू -1/2 की लाइन है। ठीक है, इस बीच ही हमारे पास ये ग्राफ मूव कर सकता है, मतलब इस बीच में रह सकता है ना ग्राफ। बाकी यही ग्राफ है, बाकी तो ऊपर वाला ग्राफ है ही नहीं। जैसे अगर मैं ग्रीन लाइन से यहाँ शो कर रहा हूँ, एक्चुअली इतना सही ग्राफ है, इतने से ग्राफ का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये ग्राफ कभी भी -1 और +1 से बाहर जा ही नहीं सकता है ना। ओके, अब देखो उसने बोला है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के निकालो फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। हाँ, के का वैल्यू अगर मैं 1 अगर पुट कर दूं यहाँ पर, ऐसे के बराबर 1 की अगर लाइन ड्रॉ कराए, के इक्वल टू 1 आ जाए, तो क्या होगा, दो सॉल्यूशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, सही बात है, और ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, बिल्कुल सही बात। द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट इफ के बिलोंग्स, -1/2 से लेके हाफ तक इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट इफ के बिलोंग्स। हाँ सही बात है, अगर के अगर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो इसके रूट्स आएंगे ही आएंगे, सही है। इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट इफ के बिलोंग्स -1 से, नहीं नहीं गलत हो गया, -1 से तो कहाँ आएगा, इस इंटरवल में तो सॉल्यूशन आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा ना, तो कंप्लीटली हर वैल्यू पर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जब k इक्वल टू -1/2 है, हाँ k इक्वल टू -1/2 की अगर मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो कौन सा आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा ना, ये बात भी सही है। तो बहुत ही छोटा और आसान सा प्रॉब्लम, बढ़िया सा ना, फटाफट सॉल्व हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी डी ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शन आएंगे ना। क्लियर है बच्चों, आई होप आप जहां तक की बात समझ गए ना। क्या आंसर दिया है, फोर्थ का आंसर चेक करते हैं, ए बी डी, फोर्थ का आंसर होना चाहिए ए बी डी, है ना, बिल्कुल सही है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है ना, इसमें आपको देखो कई सारी बातें मैं बहुत पहले भी सिखा चुका हूँ ना, डीपीपी के अंदर ही। ये देखो पहले तो हमारे पास क्या लिखा है, 0 से लेकर n पाई लिखा हुआ, e पावर -ax यहाँ लिखा हुआ, a बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है ना। ठीक है, a का वैल्यू 1 3 कुछ ऐसे पूछा हुआ, l का बारे में पूछ रहा है ना। यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ दे रखा है टर्म, और e पावर -x, और 0 से लेकर n पाई और 0 से लेकर पाई है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, 0 से लेकर के n पाई अगर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना है, e पावर -x तो मैंने यहाँ लिखा, सही बात है ना, और साइन एक्स पावर 4 साइन ए एक्स पावर 4 प्लस कॉस ए एक्स पावर 2 dx, ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आगे, अब देखो मैंने आपको कई सारी बातें ऐसे सिखा रखी है ना। पहले तो कोई पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है, क्योंकि ए सॉरी यहाँ पर एक्स की ई पावर -x की वजह से पीरियोडिक फंक्शन नहीं रहा ना, नहीं तो पीरियोडिक होता तो कुछ टर्म हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब देखो बात क्या, ए पर बात जा रही है ना, ए एक्स है ना। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, 0 से लेके पाई तक ऐसे ब्रेक करते हैं, ई पावर -ax और साइन एक्स पावर साइन ए एक्स पावर 4, और फिर आपको बात समझाएंगे ना, कॉस स्क्वायर ऑफ ए एक्स ऐसे कुछ लिखा। अच्छा, पाई से लेकर के 2 पाई आपने ब्रेक किया, ई पावर -ax यहां से जाएगा साइन ऑफ ए एक्स पावर 4 और कॉस ए एक्स पावर 2 dx। फिर हम क्या करें, 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक जा रहे हैं ना, ई पावर -ax और यहां से dx कुछ ऐसे लिखा, डॉट डॉट ऐसे कुछ लिखेंगे। अब देखो पॉइंट समझो कि आपको मैंने एक बात हमेशा सिखा रखी है कि a टू b अगर एफ एक्स डी एक्स है, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं ना, ऐसे कुछ लिखा हो। मान लो कई बार आपको अगर ऐसे जरूरत पड़ी, आपको लिमिट में कुछ सी जोड़ने की जरूरत पड़ी, तो अंदर क्या चेंज आएंगे ना, आर्गुमेंट में यहाँ पे चेंज आएगा, x को हम x माइनस सी से रिप्लेस कर देंगे, डी ऑफ x रहेगा, बस ये आता है ना। अगर आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कराया तो अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे, बस ये बात आपको ध्यान रखना था। अब देखो हमारे पास नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है 0 टू पाई में दे रखा है, तो मैं एक काम करूं, यहाँ से पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं,
अगर यहाँ से मैंने पाई सब्ट्रैक्ट किया तो भैया अंदर क्या जाएगा, तो ये तो बनेगा 0 टू पाई लिमिट। तो यहाँ सब पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कराएंगे, आर्गुमेंट में पाई जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई, अब x की जगह में x प्लस पाई रखूंगा, और यहाँ पर भी x की जगह मैंने x प्लस पाई रखा। ठीक है, अब ax अंदर जाएगा और यहाँ पर भी a पाई बनेगा। अब देखो क्या है, a टू 4 का ऐसे करस्पॉन्डिंग आंसर पूछ रहा है, मतलब अगर a इंटीजर लेके चले तो भैया ये अंदर क्या बनेगा, मतलब 2 पाई प्लस ax, तो फिर से यही आ जाएगा ना टर्म ना हमारे पास में। अल्टीमेटली आप मेरी बात समझ गए, मतलब अगर a इंटीजर है तो भैया ये तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। और आपको शायद एक बात याद हो कि अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे ढंग से, तो ऐसा ही सेम प्रॉब्लम आईआईटी पूछ चुका है ना। फर्क इतना है, इसमें से 4 तक 4 पाई तक पूछा था, हम यहाँ एन पाई तक पूछ रहे हैं ना। नाउ अब देखो प्रॉब्लम में समझो ना, बाकी हम सिमेट्री से लिखेंगे ना सारी बातें। अब देखो समझने की कोशिश करना कि यहाँ तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से ई पावर माइनस एक्स है, तो मैंने क्या किया, 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई ई पावर माइनस एक्स साइन ए एक्स पावर में 4 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे लिखा। इस टर्म को तो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझना। अंदर देखो यहाँ से तो बचेगा 1 इस वाले पार्ट से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट की हम बात करें तो यहाँ से आएगा ई पावर माइनस का पाई। ठीक है, यहाँ से आप 2 पाई सब्ट्रैक्ट कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ई पावर माइनस ऑफ 2 पाई। ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लास्ट में आप क्या कर रहे होंगे, एन माइनस 1 पाई से लेकर के इसको एन पाई तक इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ करेंगे ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से एन माइनस 1 पाई सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो मतलब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, -2 पाई -3 पाई, ऐसे कुछ करके जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू पाई तक जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा टर्म। आई होप आप मेरी बात समझ गए ना। तो ये I1 मान लेता हूँ, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो I1 अपॉन I2 की तरह है ना, और इसको I2 मान लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास में पूरा जो एक्सप्रेशन आया, 1 प्लस ऑफ ई पावर माइनस का पाई, हमने यहाँ से लिखा ई पावर माइनस ऑफ 2 पाई, ई पावर माइनस ऑफ 3 पाई, डॉट डॉट ऐसे करके चल रहा है ना। अब देखो पॉइंट को समझिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया, ये हमारे पास एल ही बन गया ना। इसको हम ऐसे I1 मान के चले तो कुछ इस तरह का ना, इसको I1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बात को आप ध्यान से समझें तो, सॉरी सॉरी एक सेकेंड। अब देखो एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो भाई ये तो इन्फाइनाइट जीपी बन जाएगा। इन्फाइनाइट जीपी बनेगा तो इसका सम कितना आ जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, ई पावर माइनस पाई। ये आया। इस वाले पॉइंट को अगर समझे, ये तो कैसा लिखा हुआ, 1 से छोटा नंबर लिखा हुआ, तो मतलब ये कैसा ले जाएगा, 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा ना। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से छोटा, और डिवाइड किया तो 1 से बड़ा है ना। तो हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी इसकी, जो I1 अपॉन I2 जो L है, सॉरी बच्चों, L जो आएगा वो कैसा आएगा, एक्चुअली 1 से बड़ा आएगा। L 1 से बड़ा आएगा तो ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, हाँ दोनों वैल्यू इंटीजर है तो ये भी सही आएगा, बी और डी आएगा इसका आंसर। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया हो ना। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ये, और अच्छा प्रॉब्लम भी था। क्वेश्चन नंबर 5 में का बस सॉल्वेबल प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 5 में का क्या आंसर दिया है, 5th का आंसर बी और डी बिल्कुल सही जवाब ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना। समझो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, लेट ए आर और आर कितना दे रखा है, 1 से लेकर 29 तक है ना। विद अर्थमेटिक मीन बिटवीन 303 और -57 है ना। ऐसे कुछ गिवन है कि 303 तो हमारे पास एक नंबर है, दूसरा हमारे पास एक नंबर है -57। इनके बीच में अर्थमेटिक मीन है, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, एक डॉट 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 करके A29 तक, ये अर्थमेटिक मीन है ना। और उसने बोल रखा है कि ए आर कैसा लिखा हुआ है, AR+1 से ज्यादा लिखा हुआ है। आगे क्या दे रखा है, एस बी द सम ऑफ दीज मीन्स। अगर सम ऑफ दीज मीन्स अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 टाइम्स ऑफ पहले और आखिरी अर्थमेटिक मीन का 29 टाइम्स होगा। ये तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं ना। जिन बच्चों को नहीं पता है तो भाई अर्थमेटिक मीन्स को ढंग से पढ़ें और उसकी प्रॉपर्टीज को याद करें ना। अब देखो 303 में से हमने क्या किया, 300 में से पहले 50 सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना बचा हमारे पास 250, और 250 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 243, इसमें 3 जोड़ दिया तो 246, 29 और 246 यहाँ से आगे अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ जाएगा ना। 2 से अच्छा ये कैंसिल होगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आएगा, 3 आ गया ना।
सम तो चलो हमारे पास ये आ गया, एक बड़ा सा नंबर आ गया ना, ठीक है, अभी ये समझ लेंगे ना। ओके, एस तो इतना आया ना, आगे क्या पूछना चाह रहा है, एस विद द सम ऑफ दीज मीन्स दे रखा है, तो ठीक है, एस तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, इतना ही रहने देते हैं। आगे तो कुछ ने क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एस अपॉन समथिंग, और ये कितना लिखा, A14 लिखा हुआ है ना बच्चों ने, शायद आपको ऊपर कम दिखाई दे रहा हो, तो A14 है। इसकी अगर बात करें तो ये मॉड ऑफ ए आर लिखा हुआ है, और उसका मिनिमम वैल्यू ये, और ये मॉड ऑफ आर है ना, यहाँ उसने इसको लिखना भूल गया ना, तरीफ नोट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए आर ना, ठीक है। अब देखो बात को समझिए कि A14 निकालना तो बहुत आसान बात हो गई ना, कि इसके लिए अगर मुझे 14th लिखना है, 14 टर्म्स, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 14 टर्म, तो A14 अगर आप लिखोगे तो A14 कितना आ जाएगा हमारे पास, A+14D, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये 15 टर्म बनाए है ना। अब एक तो हमारे पास कितना आ रहा है, 303 आया, प्लस का कितना है 14 यहाँ से है, कॉमन डिफरेंस हम कितना लिखते हैं, -57 -303 अपॉन में कितना है, बीच में जितनी टर्म्स है उससे एक ज्यादा लिखेंगे, ये कॉमन डिफरेंस आता है ना। कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए अपॉन में n+1। ये सब छोटी मोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए ना, नहीं याद है तो देखो एक बार आप अर्थमेटिक मीन वाले पॉइंट को पढ़ना, कोई पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वहां से भी नहीं पढ़ोगे तो एक्चुअली ये वाला पॉइंट आपका वीक रह जाएगा, तो सवाल नहीं कर पाएंगे फिर आप लोग, है ना। अब देखो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये तो कितना बन जाएगा, -360, तो यहाँ से बना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 12 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12 यहाँ से बना ना, ठीक है। अब इसको अगर 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 140 यहाँ से है, 140 में हमने क्या किया, 303 तो यहाँ से लिखा, 140 में 28 और जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आया वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 से 8 अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 13, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पर, 7 यहाँ पर हो गया ना, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया ना, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है, 135 आया ना, A14 का वैल्यू कितना है, 135। ओके, उसके बाद में देखो उसने पूछा है कि मॉड ऑफ ए आर मिनिमम, ए आर का वैल्यू, अब देखो इसका मतलब क्या है ना, कहना क्या चाह रहा है वो, कहना ये चाह रहा है कि जब आप ऐसे लिखते जाएंगे अर्थमेटिक मीन्स, तो पहले क्या देखो पॉजिटिव आ रहा है, धीरे धीरे वो डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद में पॉजिटिव नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, तो लास्ट जो पॉजिटिव आ रहा होगा, तो इसमें और इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये हमें ध्यान रखना है ना। ए आर, तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, आर एच ये टर्म निकाल लेते हैं, ए आर, तो कितना आ जाएगा, A+RD, ये कौन सा जीरो जा रहा है ना, A+RD है, चलो हमने इसको बराबर जीरो पुट किया है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर जीरो पुट करते हैं ना, जीरो है या नहीं वो तो अभी समझ लेंगे ना, अगर हमारे पास आर का वैल्यू इंटीजर आ गया तो जीरो होगा, ठीक है। तो A+RD, तो ए का वैल्यू तो कितना आ गया हमारे पास, 303 है ही, प्लस साइन आर यहाँ पर है, और कॉमन डिफरेंस डी का अगर वैल्यू निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था, -12 आ रहा है, -12 बराबर जीरो पुट किया, तो आर का वैल्यू एक्चुअली कितना आ जाएगा, 303 बटे कितना आ जाएगा, 12 यहाँ से आ जाएगा, 12 से 6 कैंसिल कराएंगे तो 2 पॉइंट यहाँ से आएगा 24, 2 जा यहाँ से हो गया 6 यहाँ से बचेगा, तो 25 पॉइंट समथिंग है ना। मतलब आर का वैल्यू इंटीजर नहीं आया था, मतलब ये होगा कि जीरो इसके अंदर तो नहीं है, बट जो 25th टर्म है वो एक्चुअली वो लास्ट पॉजिटिव बनेगा, 26 कैसा बनेगा, लास्ट फर्स्ट नेगेटिव बनेगा ना। तो मतलब हमारे पास कहने वाली बात यही रही कि ये जो 25th टर्म है, A25 और A26, ये लास्ट पॉजिटिव है और ये फर्स्ट नेगेटिव है, तो ये दोनों वैल्यूज में कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, और ये देखते हैं कि इनमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। A25 हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, A+25 इंटू डी, ये आया, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म 303 आ रहा है, 25 और कॉमन डिफरेंस कितना है, -12 आया ना, तो ये तो हो जाएगा 250 और 50 जोड़ेंगे तो 300, मतलब फाइनली इसका वैल्यू 3 आया। A26 अगर मैं लिखूं, A+26D यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो अगला जब लिखेंगे तो उससे क्या 12 इसमें ऐड कर देंगे, तो मतलब कितना आ जाएगा, -9 आएगा, मतलब ना, मतलब ये अगर इतना आ गया 12, इसमें माइनस ये 3 आ रहा है ना, इसे -12 ऐड कर दो ना, कितना आ जाएगा हमारे पास, -12 ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा ना, ये बात रही। अब देखो इसमें अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो धीरे 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 मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, 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 फिर ऐसे चलते जा रहे टर्म्स है ना। अब देखो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता गया, पर इसका मैग्नीट्यूड 9 का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हो गया ना, सबसे अगर मिनिमम मैग्नीट्यूड अगर आएगा ए आर का मिनिमम, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा, 25th पे आएगा, मतलब ए आर इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा,
जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना आपको, जो फोकस करना चाह रहा हूँ, प्लीज आप इन बातों पर बड़ा ध्यान दें। अब देखो हम इस सवाल पे अगर समझें तो सम का वैल्यू तो हमारे पास कितना आ गया था 29, तो हमने यहाँ से लिखा अपॉन में 123 हमने यहाँ लिखा, सॉरी 129 इंटू, सॉरी 29 इंटू 123 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद में A14 हमने यहाँ लिखा, A14 का वैल्यू कितना आ रहा है 135, 135 में से अगर 12 गया तो 12 जाएगा तो कितना बचेगा 123 बचा, ओके। इनटू में हमने इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से अच्छा इसको कैंसिल कराएंगे तो 9 पॉइंट समथिंग यहाँ से आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आंसर आएगा बच्चों। आई होप आप उसको समझ पाए होंगे मैं शब्दों में, है ना, और थोड़ा सा क्वेश्चंस में इसका मॉड है, इसका मीनिंग, है ना। चलो तो सही है, कितना आंसर आएगा 6 का 9 आएगा ना, कंफर्म सही है ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेरे लिए ये करवाया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 9 सही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, 6 का 9 है क्या, 6 का 9 है ना, बिल्कुल सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, ये थोड़ा सही से समझाते हैं, इस क्वेश्चन को समझना ना। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप बहुत ध्यान दें तो एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस ऑफ 6x² प्लस का 11x माइनस 6 बराबर माइनस है, इसको पहले मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे, नहीं जानते तो जानना चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे x-1, x-2 और x-3, दैट इक्वल्स टू कितना है माइनस का a आया। पूछा था वैल्यू ऑफ a लिखना है सो दैट दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 इंटीजर सॉल्यूशन, मतलब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए 3 इंटीजर इसके सॉल्यूशंस आए, ठीक है। मतलब x-1, x-2 और x-3, ऐसा कुछ लिखा हुआ माइनस है यहाँ पर, है ना। तो मुझे a का वैल्यू ऐसे डिसाइड करना है कि a का वैल्यू क्या क्या ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस आए, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू, मैंने मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए 1 रखा ना, तो भाई इसका प्रोडक्ट देखा है तो 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, तो मतलब इंटीजर सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट थोड़ी देर के लिए अल्फा एक इंटीजर सॉल्यूशन मान लेता हूं मैं, अल्फा-1, अल्फा-2 और अल्फा-3, ठीक है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए 1 आना चाहिए, मतलब माइनस ए आए, उसके करस्पॉन्डिंग एक अल्फा आना चाहिए। मानो थोड़ी देर के लिए समझो, आपने इसकी वैल्यू 1 लिखी, तो भाई इसकी वैल्यू 1 तब आ सकती है तीनों 1 हो जाए, तो तीनों जब 1 कराओगे तो अल्फा-1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा अलग अलग आने लगा ना, अल्फा तो एक इंटीजर रूट है हमारे पास, अल्फा इंटीजर है तो अल्फा की तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बीटा जब लेके चलेंगे और गामा लेके चलेंगे तो अल्फा के तो भाई 3 रूट है, तो अल्फा बीटा गामा, तो भाई अब सेटिस्फाई कराओगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से तीनों से सेम आनी चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल ही नहीं कभी भी सेम आना, कभी भी अगर सेम आएगी नहीं, यहाँ से अलग आएगी, यहाँ से अलग आएगी, तो मतलब ऐसा कभी अल्फा का वैल्यू होगा ही नहीं। तो भाई एक ही केस में अगर हो सकता है हमारे पास में कि अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन है एग्जैक्टली, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, अगर ए 0 भी हो जाएगा तो भी नहीं आएगा, मतलब एक ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो वैल्यू ऑफ ए। अगर हम बात करें तो द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस इक्वेशन है एग्जैक्टली 3 इंटीजर सॉल्यूशन, हाँ एक केस में हो सकता है ना, कि एक केस में अगर, हाँ ये क्या हो सकता है, सॉरी नो वैल्यू ऑफ ए नहीं बोलेंगे, सॉरी बच्चों, अगर ये 0 हो गया तो 0 हो गया तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, अल्फा-1 0 हो सकता है, या फिर अल्फा-2 0 हो सकता है, या फिर अल्फा-3 बराबर 0 हो सकता है। तो अल्फा की वैल्यू या तो 1 या तो 2 या फिर 3, तो मीनिंग बदल गया ना, वहां पर हम एंड लिखते हैं ना, ये भी होना चाहिए 1, ये भी 1 होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट कितना आ पाएगा 1। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए ना। तो प्रोडक्ट, आप इस पॉइंट को समझो एक बार, पहले यहां से फोकस करते हैं ना, ये बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पे और आया, चलो मान लो इसका प्रोडक्ट 1 आया, थोड़ी के लिए आपने इसको 1 लिखा, चलो 1 लिखा 1 लिखा, तो ये भी 1 होना चाहिए, एंड ये भी 1 होना चाहिए, एंड ये भी 1 होना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ से अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, अलग अलग वैल्यू जाएंगे ना, तो इसलिए अगर इसके इंटीग्रल रूट्स आएंगे तो क्या पॉसिबल होगा, एक ही वैल्यू पॉसिबल आएगी, एक ऐसा होगा 0 होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत जा रही है तो 2 बार सोचो इस बात को ना, कुछ एग्जाम्पल लेके सोचो, एक ही कुछ वैल्यूज लेके सोचो, आप लोग समझ जाओगे ना।
ओके, नाउ मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान समझें, क्या देखा, एम इज ए रियल नंबर नॉट लेस देन -1। -1 से छोटा नहीं है, नॉट लेस देन -1। -1 छोटा नहीं मतलब -1 के इक्वल है और -1 से बड़ा है। इस लाइन का मतलब तो ये हुआ। सच दैट दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ रहे हैं। इट मीन कि इसका डी कैसा है, पॉजिटिव है। इसका डी पॉजिटिव मतलब बी स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा m-2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, सही बात है ना। इस बात का अगर मतलब समझे तो यहाँ से m स्क्वायर तो यहाँ से आया माइनस का 4m, यहाँ से आया प्लस का 4, m स्क्वायर यहाँ से आया माइनस का m, यहाँ से आया प्लस का 3 आया ग्रेटर देन 0 आया। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4m और प्लस का 3m तो माइनस का m प्लस का 4 माइनस का तो प्लस का 1 ग्रेटर देन 0 यहाँ से आया ना। एक बात समझ में आई, -1 m इज लेस देन 1 आया। m कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ से बोला तो एक बात तो मुझे ये समझ में आई कि m कैसा होगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में। इसका मतलब यहाँ तक तो ये समझ में है ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस mx1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। लेट थोड़ी देर के लिए इसको y मान लेता हूँ। हाफ हमने यहाँ लिखा, m हमने कॉमन ले लिया, ठीक बात है। तो यहाँ बचा x1 स्क्वायर, एलसीएम भी ले लिया, x1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ x2 प्लस साइन ऑफ x2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ x1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ x1 इंटू 1 माइनस ऑफ x2। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। तो हाफ तो चलो हमने यहाँ लिखा, m यहाँ लिखा। अब देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर तो हमने यहाँ से टर्म लिखा, माइनस ऑफ x1 स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा x1 x2, यहाँ से x1 बचेगा और यहाँ से x2 बचेगा। मेरे मालिक, समझो बच्चों ना, 1 माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ x1 x2। ठीक है, यहाँ तक की बात भी सही है ना। अब मुझे करना क्या चाहिए, x1 x2 इस इक्वेशन के हमारे पास में रियल रूट है ना। सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सभी की वैल्यूज डालते हैं। तो x1 प्लस x2 की और वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m-2 आया। x1 इंटू x2 की अगर बात करें तो भैया ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का प्लस का 3 है ना, ये आया। अब देखो पॉइंट को समझिए बहुत ही ध्यान से, y बराबर लिखा हुआ है, इसी का मुझे मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। m यहाँ पर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ 2 टाइम्स करके। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू m-2 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे माइनस 3m और प्लस का 3 हमने ये लिखा। ठीक है, ये इसका वैल्यू पुट किया। माइनस ऑफ x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, अगेन हमने यहाँ से पुट किया, m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस का 3। x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ माइनस 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ प्लस साइन कर देते हैं, यहाँ 2 इंटू एम माइनस ऑफ 2 इतना आ जाएगा। अपॉन में टर्म जो लिखेंगे, अपॉन में आएगा 1 माइनस ऑफ x1 प्लस x2 का वैल्यू ना, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ m-2 ना, और x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस का 3, ये आया। ओके, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन गया ना, कुछ समझते हैं बात को ना। तो हाफ हमने यहाँ से लिखा, m हमने यहाँ से लिखा। पॉइंट को अगर समझा जाए तो देखो ये वाला हिस्सा तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 3 यहाँ से लिखा हुआ, इसको तो कॉमन ले लेते हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ m-2 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस साइन ऑफ या प्लस साइन यहाँ से ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 3।
ये वाला पार्ट हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये तो अंदर जाएगा, तो कितना जाएगा 2m माइनस का 4 तो यहाँ से बना, और एक माइनस का 2 यहाँ से आया। ठीक है, अपॉन में अगर समझे पॉइंट को, अब देखो पॉइंट समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 3 यहाँ से लिखा हुआ है, एम स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा, 2m यहाँ से आया, माइनस का 3m यहाँ से आया, तो माइनस का m आ गया। ठीक बात है, तो माइनस का m यहाँ से आ रहा है। अब पॉइंट समझे ना, तो कांस्टेंट हम ढूंढते हैं, तो 1 यहाँ से आ रहा है, तो माइनस का 4 यहाँ से आया, प्लस का 3 और प्लस का 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, मतलब नीचे कांस्टेंट वाला पार्ट तो जीरो हो गया ना, एम स्क्वायर माइनस का m आ रहा है ना। तो अब हमने इसको हाफ यहाँ लिखा, m यहाँ लिखा, और 4 टाइम्स ऑफ 2m माइनस का 6 यहाँ से आया, 2m माइनस 6 ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। ठीक है, इस वाले पार्ट को स्क्वायरिंग ओपन कराएंगे तो एम स्क्वायर यहाँ से आया, तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4m स्क्वायर माइनस का 4m यहाँ से आएगा, तो माइनस का 16m प्लस का 4 यहाँ से लेकर प्लस का 16 हो जाएगा ना। ठीक बात है, इस वाले पार्ट को तो हमने ऐसे लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 2m माइनस 6 बन जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो उसको मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, एम क्यूब का टर्म आएगा एक 2m क्यूब। अब हम बात करते हैं एम स्क्वायर के टर्म की, तो एम स्क्वायर टर्म कब बनेगा, जब इस एम स्क्वायर को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6m स्क्वायर, और इस m को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6m स्क्वायर, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 12m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम m का टर्म ढूंढते हैं, तो m का टर्म हमारे पास में क्या रहेगा, जब इस m को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 18m बनेगा यहाँ से, प्लस का 18m है ना, और इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6 यहाँ से आएगा, तो 18 में हमने 6 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 24m आ जाएगा, 24m। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म की बात करें तो माइनस का 18 यहाँ से आएगा। ठीक है, अपॉन में, अच्छा एक और काम करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, m यहाँ से कॉमन ले लिया तो m माइनस m से m कैंसिल हो गया ना। ठीक है, अब देखो आगे का पॉइंट समझो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई और करते हैं। अब m क्यूब की टर्म लिखते हैं पहले, m क्यूब की टर्म कितना आ जाएगा 2m क्यूब, m स्क्वायर की टर्म ढूंढे तो माइनस का 12m स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, 4m स्क्वायर तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 8m स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। अब मैं m की टर्म लिखता हूँ ना, माइनस का 16 है और प्लस का यहाँ से लिखा हुआ, तो प्लस का 8m आ जाएगा, प्लस का 8m। कांस्टेंट 16 और माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 को भी कॉमन लेके कट कर देना चाहिए, यहाँ m माइनस 1, अपॉन में चलो 2 लिखा है तो 2 को अब यहाँ कट कराते हैं ना। अब हमने क्या यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर तो क्या बचा m क्यूब, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4m स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा और माइनस का 4m और माइनस का 1। ठीक, कुछ ऐसा है, नीचे m माइनस 1 आ रहा है, m माइनस 1। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर m इक्वल टू अगर आप 1 पुट कराओ, m इक्वल टू 1 पुट करने पे 1 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 1, ये आपस में कैंसिल हो, ये आपस में, मतलब m माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर आ रहा है ना, m माइनस 1 इसका एक फैक्टर आ रहा है, तो आपने क्या किया m माइनस 1 को तो बाहर निकाला, अब बाकी अंदर हमारे पास कुछ टर्म आएगा, अपॉन में कितना है m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे से कैंसिल हो जाना है ना। अब देखो आगे के वाले पार्ट को ऐसे समझिए कैसे मैनेज करेंगे डायरेक्टली ना, एम स्क्वायर एम क्यू चाहिए तो m माइनस 1 है तो एम स्क्वायर लिख दो, अंदर एक क्वाड्रेटिक बचेगी, ये बात तो क्लियर है, एक m का टर्म आएगा और एक कांस्टेंट आएगा ना। अब देखो कांस्टेंट में -1 आ रहा है, यहाँ -1 ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए +1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो -1 आएगा ना। अब m का टर्म ढूंढते हैं, तो m का कोफिशिएंट क्या होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए आपने प्लस लैम्डा मान लिया, चलो ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो मैं एक काम करता हूँ, एम स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का m ये आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर यहाँ से है, m को m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का लैम्डा आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर है कितना हमारे पास -4 है, इसको उधर ले जाएंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना है -3 आया, तो लैम्डा का वैल्यू -3 आया, तो -3 यहाँ डाल दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास कितना है m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आया, तो मतलब मेनली करना क्या है, ये वाला टर्म आ गया हमारे पास, दिस का वैल्यू ना, आपसे क्या पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछा हुआ है। अब देखो बच्चों आप ये आप आगे सॉल्व कर लेना कि हमें करना क्या है, इस इंटरवल में एक क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है, -1 पे तो क्लोज है और 1 पे ओपन है, तो निकाल सकते हैं डायग्राम बनाते हुए ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है ना, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आप अपने आप से सॉल्व करना है इसको ना। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको भी ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझो। क्या गिवन है हमारे पास में, लेट ABCD be inscribed in a circle having radius, ट्राइंगल ABC be inscribed in a circle, एक सर्कल में इंस्क्राइब है जिसका रेडियस है रेडियस यूनिटी है, मतलब रेडियस उसका 1 है। मान लो कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है दैट इज इंस्क्राइब्ड हुआ है इन ए सर्कल, एक सर्कल में ऐसे इंस्क्राइब्ड हुआ ट्राइंगल ABC, थ्री इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, ABC एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट A1, ये A1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिमिलरली ये B1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ बात चल रही है ना, ठीक है, और ऐसे वो सिमिलरली C1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होगा ना, ठीक है। आगे क्या पूछा हो, A1 इंटू कॉस ऑफ A/2, मतलब A1 मतलब ये लेंथ चाहिए मुझे, पूरी लेंथ है ना। अब देखो A1 अगर ये लेंथ चाहिए तो मुझे एक काम करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे पहले ट्राइंगल फॉर्म करना चाहिए, A1 है ना। अच्छा, जब भी से आता है ना A1 कंप्लीट लेंथ, अब आपको एक बात तो समझ में आ गया कि आपको करना क्या चाहिए, ये लेंथ आ गया तो हमें कुछ साइन रूल या फिर हमें कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स की या कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प लेनी चाहिए ना। अच्छा, अगर देखो A1 लेंथ के बारे में अगर बात करें तो कंप्लीटली अगर ये एंगल मालूम चल जाए तो बात बन जाएगी, ये एंगल तो हमारे पास कितना B एंगल है। अच्छा, अगर देखो इस बात की अगर समझे तो ये जो आर्क है यहाँ एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, A/2, यही आर्क यहाँ पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, ये एंगल आ जाएगा A/2, तो B प्लस A/2 ये एंगल आ गया ना, ठीक है। ये एंगल हमारे पास में, अब हम इस वाले में जा रहे हैं ना, AB साइड लेंथ हमें मालूम है, ठीक है। तो देखो इस आर्क ने यहाँ पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, एंगल C, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन रूल अगर लगाया जाए तो A1 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ B प्लस A/2, और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लेंथ को चलो मैंने C लिख दिया, और इसके सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा, साइन C आ जाएगा, ठीक है, C अपॉन साइन C। अब देखो पॉइंट को समझे, हाँ ये एंगल हमारे पास ABC आ गया, तो ये एंगल C है तो इसने सेम एंगल C बनाएगा, ठीक है। अब A1 अगर लेंथ की बात करें तो A1 लेंथ कितना आ जाएगा, C इंटू साइन C, तो यहाँ से है C अपॉन साइन C ना, AB साइड लेंथ C आ गया, इसके सामने वाला एंगल C आ जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ एंगल आ जाएगा साइन ऑफ B प्लस A/2, C अपॉन साइन C ना। सर्कम रेडियस कितना गिवन है, 1 गिवन है ना, इसका रेडियस 1 है तो सर्कम रेडियस R का वैल्यू 1 आ गया, कैपिटल R का वैल्यू 1, तो C अपॉन साइन C बराबर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 लिख देते हैं ना, 1 आया, मतलब फाइनली 1 इंटू साइन ऑफ B प्लस A/2, ये आ रहा है इसका वैल्यू ना। अब हमें क्या चाहिए, A1 इंटू कॉस ऑफ A/2 चाहिए, तो A1 कॉस ऑफ A/2, एक काम करें साइन ऑफ B प्लस A/2, तो यहाँ से आ गया इंटू कॉस ऑफ A/2, एक और काम करते हैं, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, यहाँ से अब देखो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस बी करेंगे तो कितना आ गया, B प्लस ए, प्लस साइन ऑफ A माइनस बी, तो साइन ऑफ A माइनस बी करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। A प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस C, तो फाइनली एक्चुअली इसका वैल्यू कितना है, साइन B प्लस साइन C आया इसका वैल्यू, पूरे वाले पार्ट का वैल्यू ना, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया तो अपॉन में 2 करके आ जाएगा ना, तो इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन B प्लस साइन C, ठीक है। सिमिलरली अब इसका वैल्यू लिखेंगे तो साइन C प्लस साइन A, अपॉन में यहाँ से आ जाएगा साइन A प्लस साइन C, ये 2 टाइम्स करके आ जाएगा, और यहाँ अपॉन में एक 2 और लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो A इंटू इसका
तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली इसका वैल्यू ऊपर वाले पार्ट का वैल्यू हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इससे कैंसिल होगा, फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। नहीं नहीं, यहाँ पर 2 लिखा है ना, सॉरी 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर यहाँ से आ जाएगा, तो 2 यहाँ से आया तो इसको तो हटा ही देते ना, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे साइन बी प्लस साइन सी आएगा, ये वैल्यू आएगा इसका ना। ठीक है, तो 2 टाइम्स करके आ जाएगा ऊपर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो यहाँ से कटेगा तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो कितना है 2 आंसर आएगा ना। क्या आंसर दिया, 9th का आंसर 2 आना चाहिए, 2 9th का आंसर, 9th का आंसर हाँ 2 बिल्कुल सही है ना बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से थोड़ा क्लियर है ना। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, और लास्ट प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, इसका सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्या दे रखा है। एक सर्कल है हमारे पास ऑफ रेडियस 2 यूनिट टचेस द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो पहली बात तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने का मतलब कुछ ऐसे सर्कल है, ठीक है। इफ इंटरसेक्ट द लाइन बाई माइनस ऑफ, एक तो लाइन ये दे रखा है, दूसरी लाइन ये दे रखा है। अच्छा, इसका m1 प्लस m2 अगर निकालें कैसा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, -1 आया है m1 m2 ना, मतलब एक दोनों लाइन कैसे परपेंडिकुलर। अच्छा, इस लाइन में भी खास बात है, इसका स्लोप कितना दे रखा है, m बराबर, मतलब टेन थीटा बराबर कितना आ रहा है, 2 माइनस ऑफ रूट 3 आया। टेन थीटा का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आया, तो थीटा का वैल्यू एक्चुअली यहाँ से कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। ये बात भी मुझे मालूम चली ना। तो मतलब एक लाइन 15 डिग्री बना रही है, और दूसरी लाइन की अगर बात करें तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आया -2 प्लस ऑफ रूट 3 है ना। ये थीटा इसके लिए लिख रहे थे, अब ये इसके लिए लिख रहे हैं ना। तो टेन थीटा बराबर -2 प्लस रूट 3 अगर लिखेंगे तो ये तो 2 प्लस रूट 3 तो वैल्यू कितना है, cot 75, सॉरी 10 15, ये cot 15 बनेगा ना, cot 15 का वैल्यू ये आता है ना, cot 15, 10 15 का वैल्यू नेगेटिव आता है, cot का वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे कुछ है ना। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ से अगर हम लिखें कितना आ जाएगा, -1075, माइनस साइन को अंदर ले गया तो थीटा कैसा है, -75, मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे 75 डिग्री, और यहाँ 15 डिग्री। ठीक है, इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट का सर्कल है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में से कट कर रहा है सर्कल है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा, सेंटर अगर यहाँ कहीं आया है तो अब देखो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी है ना, तो क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉइंट पे कट कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट ओ है, तो ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें ना। ये 90 डिग्री बन रहा है, पहली बात तो 90 डिग्री बन रहा है, सेंटर बन रहा है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो यहीं से पास करेगा, पहली बात ये। हाँ ठीक है, यहाँ से पास करेगा ना। ये आधे सर्कल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये डायमीटर ही बनेगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, सेंटर से पास करेगी, सही बात है ना। अब देखो, हमें इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है, तो एक काम करें, इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो इतने हिस्से का एरिया लिख लें हम लोग, और प्लस इस हिस्से का एरिया लिख दें, इसका और इसका एरिया, आसानी से बात बन जाएगी। ये 15 है तो रेडियस के बराबर है, तो ये भी 15 ही आएगा। 30 हो गया तो ये कितना जाएगा, 150। इस ट्रायंगल का एरिया कितना लिखेंगे, हाफ बी सी साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए, साइन ए का वैल्यू साइन 150 आ जाएगा, साइन 150 को ऐसे, चलो अभी इतना लिखा हमने, प्लस साइन ऑफ हाफ बी सी साइन है ना, ये लेंथ कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, इंटू 2 यहाँ से आ जाएगा, इंटू ये 75 है, ये भी 75 आ गया, तो 150 यहाँ से आया, 30 यहाँ से आ गया ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 30। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से अगर 2 कैंसिल हो जाएगा ना, साइन 130 यहाँ पर लिखेंगे, साइन 30 का 1/2 आएगा, 2 से 2 यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका एरिया। क्लियर बच्चों, आई होप आप समझ पाए ना। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आता है, हाफ बी सी साइन कुछ ऐसा आता है, ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो डीपीपी नंबर ये हमने 55 नंबर का डीपीपी सॉल्व कर लिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं।
ये प्रॉब्लम अच्छा था ना, ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया, मतलब पांचवी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी थी ना। ये भी लाजवाब, आईआईटी में ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ था, ये सॉल्वेबल, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना। फर्स्ट और सेकंड ओके ओके प्रॉब्लम से मतलब सॉल्व होनी चाहिए ना आप लोगों से। ओके बच्चों, थैंक यू।